अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 365 न्यूज़ पर एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़ और मेरे साथ हैं आज। और मैं हूं मिनाहिल रफ़ीक और आज हम बात करेंगे कि पिछला साल कैसा गुजरा और आने वाला साल हमारा कैसा बिल्कुल गुजरा। मनाहिल, और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अभी जो वक्त हुआ है वो 4:20 हुए हैं और न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज़ हो गया है और कुछ ही देर में पाकिस्तान में भी जो है वो कुछ घंटे रह गए हैं। पाकिस्तान में भी 2025 आ जाएगा और बहुत सी उम्मीदें हैं नए साल के साथ, और बहुत सी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी 2024 में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी हो जाएंगी 2025 में। और साल 2024 का आज आखिरी सूरज कुछ देर बाद गुरूब हो जाएगा। ये साल भी आलमी उफक पर कुछ अच्छा असर नहीं छोड़ पाया। आलमी तनाज़ात में इजाफा देखने में आया है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पिछला साल सियासी और माशी बहरानों में गुजर गया। मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा देखने में आया। उसके बावजूद 2024 के दूसरे महीने में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, यूं मुल्क में एक नई मखलूत हुकूमत भी कायम रही। जी बिल्कुल। और अगर दूसरी जानिब हम देखें तो पंजाब की तारीख में पहली बार एक खातून वज़ीर आला यानी मरीम नवाज वज़ीर आला बनी। ये बहुत अहम वाक़या था जो इस साल पेश आया है। और अप्रैल के महीने में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मरहूम अहम तरीन दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा मज़ीद वाक़यात भी पेश आए। अगर हम जुलाई की बात करें तो उसमें ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुतअद्दिद मुकदमात में बरी किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला मजीद नए मुकदमात के तहत जारी रहा है। इस साल का एक और अहम वाक़या जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीन की गिरफ्तारी का था। उन पर फ़ौजी अदालत में मुकदमात का आगाज़ हुआ और साल एक वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप अमरीका में मुनाकिद हुआ, जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ खातर का नहीं रही। कुछ अच्छी यादें पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी, लेकिन साल में सबसे अहम काम ये हुआ, सबसे बड़ा काम ये हुआ स्पोर्ट्स के इवेंट में कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा तोहफा दिया। 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता और इसके साथ नू भट्ट ने भी पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल की। मनाहिल, बहुत अच्छी हैपनिंग्स हुई हैं ये और स्पोर्ट्स जो के। हैपनिंग्स हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है मुनीफ फारूक साहब। ये तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं इनको। इसके अलावा हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से शिफा यूसुफ जई मौजूद है और सुजैन जहाँ खान ये भी हमारे साथ कराची स्टूडियोज में भी हमारे पास तलहा जतोई साहब मौजूद हैं और जुहेब हसन जो कि हमारा मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सारी 365 न्यूज़ की फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि इनका 2024 कैसा रहा और 2025 आने वाला एक्सपेक्टेशंस इनको 2025 से क्या हैं, और सियासत के हवाले से 2025 कैसा होगा, कैसा रहा 2024, खेलों के हवाले से, फिर मईशत के हवाले से, फिर जो पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उस हवाले से कैसा रहा। इसके अलावा आलमी मंजरनामा कैसा जा रहा है, पाकिस्तान की सियासत और हर चीज़ को हम लेकर चलेंगे। और सबसे पहले रुख करेंगे मुनीफ फारूक साहब का। मुनीफ साहब, 2024 आपका कैसा रहा? देखिए, 2024 पाकिस्तान के एतबार से या ओवरऑल दुनिया के एतबार से तो बड़ा इवेंटफुल रहा। और हम चूँकि अपनी मुल्क की सियासत या अपने मुल्क के हालात को देखते हैं तो एक सबसे बड़ा जो साइन पोस्ट था वो मेरे ख्याल में फरवरी 2024 के इंतखाबात थे। बदकिस्मती से उनके ऊपर भी वही स्टैम्प है कि वो भी तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात में से एक इंतखाब था। और उसके बाद एक हुकूमत सामने आई। फिर उस इंतखाब के से पहले 3-4 रोज़ पहले जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात हुए, जिस तरीके से वो आए, जिस तरीके से फ़ैसले आए, बाद में उनका एक्विटल हुआ, हुकूमत बनी। जो मैं समझता हूँ जो टेक अवे है बेस्ट पाकिस्तान के लिए 2024 का, वो तो है कि बाकायदा तौर पर हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक फिगर्स हैं वो बड़े बेहतर हुए और अनएक्सपेक्टेडली बेहतर हुए। जिस करंट अकाउंट खसारे की हम बात करते नहीं थकते थे, उसमें बहुत बेहतरी आई। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुआशी एक इंडिकेटर्स बेहतर हुए। लेकिन जो बदकिस्मत बात है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मसाइल थे या सियासी अदम इस्तेहकाम था वो सर्च कर गया। और वो शायद अब इतना डीप रूटेड है और इतना वेल एंट्रेंच्ड है कि वो शायद इतनी जल्दी चीज़ें हील नहीं हो पाएंगी। जो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ तकलीफ दे बात थी वो इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल की जारियत थी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। और जिस तरह जो कुछ भी हुआ अब जो गाज़ा स्ट्रिप पे हुआ, और वो इट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग, वो अभी भी जारी है। वो इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी अनअबेटेड चल रही है। मैं समझता हूँ कि जो अगर दुनिया में हमने देखना है, एंड पाकिस्तान नेचुरली वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, मुआशी इस्तेहकाम येस, बट सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज के ऊपर, और फिर उसका जो डिविडेंड है
वो आपको नज़र आता है कि सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात हैं, फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे इस्लामाबाद में। शिफा यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। शिफा, आपका 2024 कैसा रहा और क्या एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं हो पाई, होनी चाहिए थी? अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो एवरीवन, और आखिरी दिन सबको मुबारक, और अल्लाह करे कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए, हमें एक कौम के तौर पर उभरने का मौका फराहम किया जाए, और ये सारी चीज़ें, ये सारी दुआएं मेरी। 365 न्यूज़ इस साल लॉन्च हुआ। सबसे पहले तो ये भी एक बड़ा इवेंट था पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में, और अब उसके बाद मैं उसी तरफ आऊँगी जहाँ पर मुनीब साहब ने इशारा किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट इस साल का जो था वो 8 फरवरी के इंतखाबात थे। और उसके बाद एक और पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिविटी से पहले आगाज़ कर सकें तो अरशद नदीम गोल्ड आया पाकिस्तान के पास। बड़े अरसे बाद ओलंपिक्स गोल्ड हमने जीता, और अरशद नदीम की कामयाबी ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक दोबारा जगह दिलाई कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान में भी उतना ही टैलेंट है, उतने ही मेहनती लोग हैं जितने कि बाकी दुनिया में हमारे प्लेयर्स हैं। तो वो सबसे पॉजिटिव खबर थी जो 2024 में पाकिस्तान के हवाले से आई। और उसके बाद फिर जाहिर है OIC का पाकिस्तान में एक बड़ा इजलास हुआ, बड़े अरसे बाद जो है वो इतने सरबराहान मुमलिकत जो है पाकिस्तान आए। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के हवाले से। और अब जब हम 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं तो मैं आपको ये भी याद कराती चलूँ कि 2024 का आगाज़ जो था वो भी सज़ाओं के हवाले से ही हुआ था। जनवरी में बड़ी बड़ी सज़ाएं 3 केसेस में पाकिस्तान के उस लीडर के बारे में आ गई जिसके इर्द गिर्द इस वक्त सियासत घूम रही है। हमारी मीडिया की बात हो तो वो इमरान खान का जिक्र कर रहा है, सियासत हो तो वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। तो उनकी सज़ाओं से आगाज़ हुआ था 2024 का, और लगता है कि इस साल का इख्तिताम और 2025 का आगाज़ भी सज़ा ही दस्तक दे रही है उनके लिए। अगर हम बात करें कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो है वो जनवरी में आना है, 6 जनवरी को गालिबन उसकी डेट है अनाउंसमेंट की। अच्छा, इसके अलावा जो इलेक्शंस की बात थी, इलेक्शन में तो पाकिस्तान की आवाम ने दुनिया को, पाकिस्तानियों को तो क्या हैरान परेशान किया, दुनिया को हैरान परेशान किया। देखिए, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से या हमारे आपस में भी जब हम ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं क्या डिस्कशन होती है या क्या हमारा एक तासुर है, वो यही है कि भाई आवाम को इतना तो नहीं पता ना, आवाम को थोड़ी पता है कि किसको वोट डालना है या किसको नहीं डालना है। ये मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ कि लोगों को ये चीज़, ये मिसपरसेप्शन या मिसकंसेप्शन पाकिस्तानी आवाम के बारे में खासी रही है। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाब में अगर आप देखें, बगैर किसी निशान के जिस जमात को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा और जिसके हवाले से उसके बाद वो एक लार्जेस्ट पार्टी पार्लिमानी बन के वो उभरी, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्री और पोल रिगिंग जो है वो, या मैनेजमेंट कह लें उसको, वो किस लेवल की हुई। उसके बाद उससे पहले भी चल रही थी, बाद में भी चली, लेकिन 81 जो उनकी सीटें हैं वो इस वक्त हैं। 89 बनती थी लेकिन उसके बाद कुछ सीटें उनसे चली गई, कुछ पे मजीद तनाज़े आ गए। उसके बाद 81 सीट्स उस पार्टी के पास अभी भी हैं। उस जमात को किसने वोट डाला? उसी पाकिस्तान की आवाम को वो ने वोट डाला जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि भाई इलेक्शन सिंबल इसलिए है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इलेक्शन सिंबल से तयन करते हैं कि उन्होंने वोट किसको डालना है। तो उस जमात के पास ना इलेक्शन सिंबल, ना फिर उसके बाद कैंपेन करने की उसको इजाज़त, ना लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास मौजूद। उनके लोगों के जो कागजात थे नामजदगी के वो जमा कभी करा सके, कहीं नहीं करा सके, कैंपेन वो लोग नहीं कर सके। आधी पार्टी जेल में थी, आधी पार्टी मफरूर थी या छुपे हुए थे। उसके बावजूद अवाम ने चुन चुन के और ढूंढ ढूंढ के उनको वोट डाला, जिनके हवाले से ये बात होती है कि भाई बल्ला छीन लोगे तो पार्टी खासी टूट जाएगी या खत्म शुद हो जाएगी। तो अवाम ने तो पाकिस्तान की सिर्फ हैरान ही नहीं किया बल्कि मैनेजर्स को खासा परेशान भी कर दिया। तो मेरा ख्याल है हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी अवाम के, जिस तरह से उन्होंने ये साबित किया कि जिसको चाहे, जो उनको चाहिए उसको वो ले आएंगे वोट की ताकत से। वो अलग बात है कि आने दें उसको या ना आने दें, लेकिन अवाम ने खासा हैरान परेशान किया। तो ये मेरे लिए की इवेंट्स थे। अरशद नदीम, 8 फरवरी 2024 से पहले की सजाएं जो 2024 के आगाज में हुई, और अब 25 का में भी हम इसी तरह दाखिल हो रहे हैं कि सजाओं की साथ ही दाखिल हो रहे हैं। मजाकरात अलबत्ता हम खेल रहे हैं। ऑल राइट शिफा, सुजैन से पूछ लेते हैं कि उनका 2024 कैसा रहा और उन्होंने पाकिस्तान का 2024 जो देखा सियासत के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, वो क्या तज्जिया करेंगी, कैसा रहा वो? थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैंने इन केसेस को बहुत करीब से देखा, मैं इनके ट्रायल में भी मौजूद थी। तो मैंने अगर 2024 को मैं टोटली बताऊं कि मैंने किस तरह से देखा, तो वर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, जिसमें ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन हुई, किस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सब कुछ इमरान खान की सजाओं से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है 13 जनवरी के फैसले से, जब एक पार्टी से उसका निशान छीन लिया गया।
उसके बाद ये जाके खत्म होता है 25 अक्टूबर तक कि किस तरह से 25 अक्टूबर तक एक खास शख्स ने एक खास जमात को फेवर्स देने के लिए क्या क्या नहीं किया। इलेक्शन रिगिंग्स हुई, 26वीं आईनी तरमीम भी वो जो 13 जनवरी का फैसला था उसी के जरिए हुई, क्योंकि लोगों ने कहा उसमें कि जी हम तो इंडिपेंडेंट थे, हम अपनी मर्जी से जिसको मर्जी वोट दें। तो ये जो सारे का सारा साल था जिसमें जजेस ने लेटर लिखा और उस लेटर के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद किस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आए, किस तरह से अक्टूबर 2023 में ये मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर जो एक कार्रवाई थी वो शुरू हुई और उसके ऊपर एक दोबारा से उसके ऊपर अपील की गई और अभी उस अपील का फैसला नहीं आया। तो वो हमारे जो पाकिस्तानी शहरी थे जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ, ऑल्दो एटीसी ट्रायल कर सकती थी लेकिन उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ। बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी तो हुई हैं। पाकिस्तान के 2024 को अगर हम देखें तो इस मंजरनामे में बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी तो हुई हैं। अगर हम इस साल का इख्तिताम उन पॉजिटिव चीजों के ऊपर करेंगे, चीजें हुई हैं, लेकिन क्योंकि आपने मेरी राय मांगी कि मैंने इसको किस तरह से देखा तो मैं अपनी राय दे रही हूँ। पॉजिटिव चीजें जैसा शिफा ने फरमाया कि अरशद नदीम साहब जो थे उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके अलावा जो इकोनॉमी हमारी स्टेबल रही, डॉलर का रेट स्टेबल रहा, तो पॉजिटिव चीजें भी बहुत है। किस तरह से स्टॉक इंडेक्स के जो पॉइंट्स थे वो बढ़ते गए, तो बहुत सी पॉजिटिव चीजें जो है वो देखने को मिली है। लेकिन ऑन द अदर हैंड किस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हुआ, किस तरह से फायरवॉल के नाम पे आए दिन कोई ना कोई मसला हुआ, किस तरह से पीका एक्ट के जरिए सहाफियों को खामोश कराया गया। तो पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में उठा के देखा जाए, एक 71 का पाकिस्तान, एक 2024 का पाकिस्तान, तो मेरी तो जो राय थी वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, और हम ये चाहेंगे कि आज हम कुछ पॉजिटिव करें, कुछ पॉजिटिव बात करें, एक नए नोट के साथ साल 2025 में एंटर हो, अच्छी अच्छी बातें करें और एक अच्छा सा माहौल यहाँ पर क्रिएट होता रहे ताकि जो है वो इंटरेस्ट डेवलप रहे। और मैं उसी की बातें थोड़ी सी कम करें क्योंकि साल 2025 है और हम एक नए साल में हम नई चीज़ें करेंगे और पूरी उम्मीद है कि अच्छा ही गुजरे नया साल। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियोज़ में मुबशिर लुकमान साहब ने, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर मौजूद हैं। वेलकम टू द ट्रांसमिशन। क्या कहेंगे आप, 2024 कैसा था पाकिस्तान को अगर हम देखें या फिर आलमी मंजरनामे पर देखें तो कैसा गुजरा ये साल? पहले तो आप सबको मुबारक हो, आज यानी इट्स लास्ट डे ऑफ द ईयर। और मैं पहले बता दूं आपको कि मैं लेट इसलिए हुआ कि मैं किसी एक फातिहा पे गया हुआ था, तो वहाँ से मैं आ रहा हूँ, तो मुझे आते हुए यहाँ पे ये एहसास हो रहा था कि सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, हमारी औलादें दी हैं, जिनके माँ बाप हैं उनको मौका दिया है कि वो उनकी खिदमत करें। तो देयर इज़ अ लॉट टू बी ग्रेटफुल अबाउट एंड देयर इज़ अ लॉट टू बी थैंकफुल अबाउट। और ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं वो तो ज़िंदगी का नाम है कि चैलेंजेस आएंगे, आप उसमें से नबर्द आज़मा होते हैं, उसमें निकलते हैं, उससे आगे जाते हैं। तो लोग जो डूम एंड ग्लूम की पिक्चर पेंट करते हैं, मैं उनसे ज़रा डिसएग्री करता हूँ, बल्कि बहुत बुरी तरह डिसएग्री करता हूँ, ज़रा तो नहीं करता। मुनीब नोज़ मी कि मैं अल्लाह अपनी राय का इजहार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क दिया है, अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम उस मुल्क की आवाज़ों में से कोई आवाज़ें हैं जो हम उठा सकते हैं, हम निकाल सकते हैं और हमारी आवाज़ का असर पड़ता है। तो वी हैव एवरीथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट, वी हैव एवरीथिंग टू बी थैंकफुल अबाउट। ऐसी बात नहीं है। देखें, हमारे यहाँ कमज़ोरियाँ हैं, हमें बहुत चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 2024 में हमने देखा, लेकिन 2024 वो साल है जिसमें पाकिस्तान एक शदीद मुआशी बहरान से बाहर निकला। हम 15 दिन दूर थे श्रीलंका के बाद बैंक्रप्सी के लिए, और ये सारे कहते थे, और हम वहाँ से निकले बाहर। और हमने ना सिर्फ निकले बल्कि एक सस्टेनेबल इकॉनमी जो है उसको, उस मॉडल को हमने अचीव किया। हमारी स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग की। कुछ हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं कि जिसमें हम नाशुक्रे हो गए हैं। जैसे मैं अभी नीचे से आ रहा था, हमारी यहाँ पे ना चैनल के नीचे बहुत बड़ी मार्केट है, तो मैं कल भी उनसे मैंने पूछा था आते हुए काम कैसा चल रहा है, तो उनका जी लुट गए हैं और रश लगा हुआ, खड़ी करने की जगह नहीं है, मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं, गाड़ी तो दूर की बात है, रश लगा हुआ, टाइम नहीं है उसके पास और अपना नोट गिन रहा है। लेकिन बुरा, क्योंकि हम बाय नेचर हम ये समझते हैं कि जी अगर हमने कह दिया किसी को बड़ा अच्छा गुजरा है तो उसकी नज़र लग जाएगी, वो जादू कर देगा हमारे ऊपर, पता नहीं क्या कर देगा। तो हम इसमें से गुजरे। देखें, जो लोग एहसास नहीं करते, वो जो समझते हैं हमें 73-74 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और हम देखें किस हाल में हैं, तो मैं उनको याद कराता हूँ कि 73 साल जब अमेरिका को हुए थे ना बने हुए, तो एक औरत वोट नहीं डाल सकती थी।
काला जो है वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता था, गोरे का कुत्ता आता था, काला नहीं आता था। राइट। तो हमने 74 साल में हम एक एटॉमिक पावर भी बने हैं, हमारे पास हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं लेकिन एक सेकंड वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप हमारा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, और चीज़ें देख लें, हमारे होटल्स देख लें, हमारी थीम रेस्टोरेंट्स देख लें, हर चीज़, आई मीन वी हैव एवरीथिंग एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड की जो है। ठीक है, और मजीद बात करेंगे आपसे, बहुत कीमती चीज़ें सुनने को मिलेगी हमें। और तलहा जतोई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं 365 डिग्री के नाम से। तलहा, बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ 2024 में जो नहीं होना चाहिए था, आपके ख्याल में कैसा रहा? मेरे ख्याल से 2024 बिल्कुल सही कहा मेरे कलीग्स ने, सबको हैप्पी न्यू ईयर, अस्सलाम वालेकुम। एंड 2024 इवेंटफुल था, बहुत सारे कमाल इवेंट्स थे, नहीं कहते हम तारीख में पहली बार, क्योंकि हमने 2023 के अंदर तारीख में सबसे लंबी निगरान हुकूमत, सबसे बड़ी काबीना हम देखते हुए आ रहे थे। तो 2024 में तारीख के कमाल इलेक्शंस भी हुए। 2024 के अंदर हमने लाइव ब्रॉडकास्ट जब अदालतों की देखी तो हमें मालूम पड़ा कि हमारी अदालतें कैसे चलती हैं, जजेस कैसे खिताब करते हैं, वकला कैसे बात करते हैं। 2024 में जब इंटरनेट बंद हुआ तो हमें मालूम पड़ा कि इंटरनेट बंद होने से बच्चे आपस में खेलना शुरू हो जाते हैं, स्क्रीन से हट जाते हैं, वरना तो आपको मालूम है आजकल हर कोई स्क्रीन स्लेव बना हुआ है, स्क्रीन से हटने को तैयार नहीं है। 2024 में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। अच्छा, मुबशिर साहब को थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, अगर उनकी आवाज बढ़ में नहीं हुई थी। आपकी आवाज जी तला कंटिन्यू कीजिए। आपकी आवाज लाहौर तक कंटिन्यू कीजिए, कोशिश कीजिए। तकनीकी जो मसाइल है लाहौर में वो साथ हैं, क्योंकि तकनीकी मसाइल 2024 में जारी रहे। ये एक बहुत शुरुआत निकल रही है थोड़ा जी। तला बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस साल के अंदर, कैन यू हियर मी? मैं शुरू करता इस साल के अंदर हमने PIA को दोबारा निष्कारी करने की कोशिश की, दोबारा हमने मुश्किलों को $1 करोड़ दे दिए, लेकिन PIA की 85 की जगह $10 अरब की बिड आई। इस साल हम कहते हैं कि बहुत अच्छा था मईशत के लिए, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पार्लियामेंट के सियासतदान थे उनकी 850% तनख्वाह बढ़ी है। आम आदमी के लिए गैस 4 महीनों में 850% बढ़ी है। बिल्कुल तला, बहुत सारी जो भी इवेंट्स हुए उनके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती रही हैं, और हर चीज का हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों देखे हैं। और यहाँ पर अभी फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमें इंस्ट्रक्शंस मिली है मुबशर लुकमान साहब की जानिब से कि हंसना है और मुस्कुराना है और हंसते खेलते हुए सारी ट्रांसमिशन करनी है, साल का आगाज हमने नहीं करनी है, हंसी खुशी के साथ करनी है। रोती हुई शक्लें इतनी हैं टेलीविजन पे पाकिस्तान के कि नोबडी वांट्स टू लुक एट देम। क्यों लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना छोड़ दिया? मुबशर साहब, ज़ोहेब हसन से बात नहीं हो पाई थी फर्स्ट राउंड के अंदर और वो कराची में बैठे हुए। ज़ोहेब भाई, किस तरह से रहा आपका साल 2024? आप मॉर्निंग शो करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और सबसे पहले खबर आपके पास ही आती है, आप ही कन्वे करते हैं, हम तक आती है। क्या पॉजिटिविटी देखी आपने इस साल में? क्योंकि आप आज सुबह सुबह उठ के आप पॉजिटिव चीजें सबसे पहले लेकर आते हैं। पूछनी है, मुबशर साहब ने कहा। अच्छा, इतनी पॉजिटिविटी की आप बात कर रही हैं, बार बार सवालात कर रही हैं, यानी कि आप ये कह रही हैं कि पॉजिटिव रहे। ठीक है, चले रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं भाई। हमने किया था कि मैं ऐसे बालों को हाथ लगाऊंगा तो तला जरा परेशान होंगे इसमें, तो लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। अच्छा, परेशान नहीं हुए? कौन तला? मैं परेशान इस पे हुआ कि आजकल एक मीम चल रही है, आजकल एक मीम चल रही है, कौन 2 साल बड़े लगते हैं। अच्छा देखिए, हुआ ये कि अवाम का हाल जो जेल कौन सी लगाते हैं? जो अशराफिया उसका हाल मेरे जैसा है। मुबशर साहब पूछ रहे हैं कि आप जेल कौन सी लगाते हैं? और अवाम जो है ना उसमें डिस्कनेक्ट है इसी तरह। इसको यूं कर लीजिए कि गुर्बत की लकीर से नीचे और ऊपर, नीचे वालों के बाल गिर चुके हैं, ऊपर वालों के जो बाल हैं वो बरकरार हैं और वो फुल जैकेट पहन के घूम रहे हैं। ज़ोहेब भाई, तलहा भाई सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुबशर साहब ने पूछा है कि तलहा भाई से पूछें कि आप जेल कौन सी लगाते हैं? जेल मैं बहुत अच्छी लगाता हूँ, इंपोर्टेड अपनी दाढ़ी के ऊपर ना, जिसकी वजह से जो है ना मेरी दाढ़ी इतनी खूबसूरत है। लेकिन मैं वो सीक्रेट रिवील अभी करना नहीं चाहता ऑन स्क्रीन, नहीं तो उस कंपनी की बड़ी मार्केटिंग हो जाएगी, इसलिए मैं मुबशर साहब को पर्सनली मैसेज जरूर कर दूंगा। लेकिन वो जेल ज़ोहेब भी यूज करते हैं वैसे, बिल्कुल मशहूर जेल है। कराची में बहुत यूज होती है वो जेल।
अच्छा देखिए, आपने सवाल किया कि भाई क्या कैसा गुजरा 2024, तो ठीक है, कुछ तल्ख यादें भी थी इसमें और कुछ पॉजिटिविटी भी इसके अंदर थी। अब ये जिंदगी का, लाइफ का हिस्सा होता है ना कि आप अच्छे और बुरे के साथ ही ज़ाहिर है चलना सीखते हैं। ये मालूम बात ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमेशा ये सरवत के साथ बैठ के प्रोग्राम करते हैं और आज मेरे साथ बैठ के करना पड़ रहा है, तो इनके दिल पे बड़ी ग्रां गुजर रही है। अच्छा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो इकोनॉमी की बात की और वो जो रियासत के लिए सियासत को कुर्बान करने की बात की और मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की बात की, तो ये कहीं एक इसको हम थोड़ा सा क्रेडिट कहीं ना कहीं देंगे कि भाई ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, समवे और किसी ना किसी तरह बानी पीटीआई ने भी इस बात का इकरार कर ही लिया। उन्होंने कहा ठीक है ये टेम्परेरी है, लेकिन दिवालिया होने से मुल्क को बचाया। और एक चीज सुजैन और जो अभी कह रही थी ना शिफा, तो इसका यानी देयर इज अनदर पिक्चर ऑफ दिस, यानी इसकी एक और साइड भी है। वो ये है कि हमारे यहाँ होता ये है कि हम रोटेट करते रहते हैं, एक दायरा सा है जिसके इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। हाँ, हम हमेशा, मैं तो ये कहता हूँ कि तीनों जो जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके अंदर रियलाइजेशन होनी चाहिए ना ये। यानी जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से आई वो सबको मालूम है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, यू नेम इट, कितने कितने अभी आज ही के शो में मेरे साथ शाहिद खाकान अब्बासी थे, अभी तक अपने केसेस भुगत रहे हैं वो। मैं बोर हो गया। तो ये तो होता रहता है ना, ये दायरों का सफर चलता रहता है ना। बोर हो गए हैं, वो कह रहे हैं लाइटर साइड की बात करो। इतना लाइटर नोट के बाद हम कुछ प्रोडक्टिव बातें भी कर लेते हैं, मुनीब साहब की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि लोग कुछ प्रोडक्टिव बातें ये एक मिनट प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ये देख मेरा बस चले तो जितने टॉक शोज पे लोग बैठ के लिख रहे होते हैं ना, मैं उनके कागज दिखाऊं सारा को कि यार ये क्या कर रही है, तुम लोग समझते हो ये। देखिए जो इतनी डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें मुबश्शिर साहब ने, आपको लगता है कि बानी पीटीआई इस साल रिहा हो जाएंगे? इंटरेस्ट का टॉपिक है सबका, सब सुनना चाह रहे हैं। जो हो जाना चाहिए था अभी तक हुआ नहीं। क्या हो जाना चाहिए? जो काम 2024 में हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं। बानी पीटीआई के बारे में देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इमरान खान साहब की रिहाई 2024 में लॉजिकली तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन फ्रैंकली जो इस दफ़ा का मामला है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो शायद इतना आसान नहीं है। हाँ, इस साल पहले 2 से 3 महीने, जनवरी, फरवरी, आई वुड से मार्च, इसमें अगर कुछ चीज़ें बेहतर हुई इमरान खान साहब के लिए, तो देखिए जेल से बाहर आना कोई बड़ा इशू नहीं है। जेल से बाहर वो आ जाएंगे और देयर इज़ अ ग्रेट लाइकलीहुड कि वो आ भी सकते हैं अगर कुछ उनकी तरफ से भी कुछ थोड़ी सेंसिबल काम किए गए। इशू ये है कि पावर पॉलिटिक्स में उनकी वापसी कब होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बड़े ताकतवर हलकों के अंदर मौजूद हैं और वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब के लिए, दैट ही इज़ डन फॉर गुड, यानी कि वो अब कभी इक़्तिदार में खुद नहीं आ सकते। मैं अगर पाकिस्तान की तारीख को देखता हूँ तो मुझे ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो बहुत से लोगों को राइट ऑफ किया गया है और दे हैव बाउंस्ड बैक, और वो आए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, आज उनकी बेटी पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं। सो देयर इज़ अ ग्रेट लाइकलीहुड कि इमरान खान साहब की जेल से तो रिहाई मुमकिन है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के अंदर वापस आना अभी आई थिंक काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये भी मैं आपको साथ बता दूं कि ये जो जेल से रिहाई वाला मामला है ये भी कंटिजेंट है कुछ चीज़ों के ऊपर, और अब तो शायद पीटीआई उस स्टेज पर आ चुकी है या इमरान खान साहब के उनके तो बिहेवियर इश्यूज भी मॉनिटर होंगे। तो अगर तो कुछ हालात उनके लिए ठीक हो गए तो फिर तो मामला शायद उनके लिए बेहतर हो जाए, लेकिन अगर नहीं तो फिर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को काफ़ी तवील अरसे तक मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं शुक्र करना चाहूँगी तलहा जतोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद वो हमारे साथ नहीं होंगे, बाकी तमाम 365 फैमिली हमारे साथ मौजूद रहेगी और इसी तरह ये चिट चैट जारी होगी। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है 365 न्यूज़ चैनल पर, और 2024 कैसा रहा, 2025 जो है वो कैसा रहेगा, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब हैं, मुबश्शिर साहब हैं, शिफा यूसुफ ज़ही साहिबा हैं और सुज़ैन जहान खान हैं। हमारे साथ ज़ुहैब हसन साहब हैं कराची स्टूडियो से। शिफा साहिबा की तरफ हम जाएंगे, उनसे जानना ये चाहेंगे। लाइटर नोट पे भी हमने बात की और हमने कुछ और बातें भी की इस ट्रांसमिशन के अंदर। शिफा साहिबा बताइएगा, सियासी उतार चढ़ाव के हवाले से
बानी पीटीआई का मुस्तकबिल और नवाज शरीफ साहब की सियासत में क्या किरदार होगा 2025 के अंदर, किस तरह से देख रही हैं? उनकी खामोशी टूटेगी या नहीं टूटेगी, बताइएगा। खामोशी का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम टिकटॉक की बात कर रहे थे। मुबशिर साहब को मैं कहूंगी ना लें, किसी ऐप का नाम ना लें, टीवी पे बैठ के खुदारा पहले एक बंद हुआ पड़ा है, इंटरनेट को शार्कें खा रही हैं हमारी। आपने टिकटॉक की तरफ उनका ध्यान दिला दिया तो टिकटॉक भी बंद हो जानी है बेचारे। तो इसलिए मैं सिर्फ ये दरखास्त कर रही हूँ कि किसी ऐप का नाम इस वक्त टीवी पे बैठ के कोई भी ना ले, कभी भी ना ले। खामखा शहजा साहिबा या वो पीटीए वाले अंकल जो है हमारे हजरत, वो खामखा पीछे पड़ जाएंगे, चिढ़ गए इस बात से, तो बस फिर ये एप्स भी गई। अच्छा, अब आपने पूछा सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई उसमें एक अहम पहलू है, नवाज शरीफ साहब की उसमें खामोशी एक अहम पहलू है। खामोशी तो देखें, किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था कि नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं। इसमें मुख्तलिफ बातें हैं, जाहिर है वो अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से ही बात करते हैं, ट्विटर हो या अदरवाइज कोई सियासी बयान हो। उनको इस वक्त शायद बोलने की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हो रही कि उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका भाई वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, तो वो जो चाहते थे वो फिल वक्त के लिए उनको मिल चुका है, इसलिए प्रॉबली ही सेटिस्फाइड। वो अलग बात है कि वो खासे दिल बर्दाश्ता थे जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए और उन्होंने कहा कि मैं मखलूत हुकूमत, तौबा करें तौबा। तो मखलूत हुकूमत की तरफ उनका कोई बहुत ज्यादा रुझान था नहीं उस वक्त, लेकिन बाद में फिर जाहिर है जिस तरफ चीजें गई और जिस तरह से जाहिर है सियासत ने अंगड़ाई ली, तो उनकी साहिबजादी वजीर आला पंजाब बनी, उनके भाई वजीर आजम पाकिस्तान बने, तो वो इसलिए गालिबन खामोश हैं क्योंकि उनको इस वक्त बोलने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। जहां तक बात है रिहाई की, रिहाई देखें 2024 की अगर हम बात करें तो जिसने रिहा होना है उसने ऑलरेडी 500 दिन अभी रिसेंटली पूरे हुए हैं, उनके 524 हो गए या कितने हो गए गालिबन, तो 12 महीने उन्होंने जेल में गुजारनी है तकरीबन, और अब अगले 12 महीने मुझे नहीं नजर आ रहे उनके जेल में, उनकी रिहाई इस साल हो जाएगी। अब वो जिस तरीके से होती है, आया वो उनकी बहुत सारे केसेस, जैसे मुनीब साहब कह रहे थे, केसेस में उनकी एक्विटल भी हो रहा है साथ साथ, और वो उन केसेस में 9 मई भी शामिल हैं। वो अलग बात है कि हुकूमत के कुछ लोग अभी भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई पर जब तक माफी नहीं होती या माफी वो नहीं मांगते और सिद्ध के दिल से नहीं मांगते, तब तक भाई मुज़ाकरात भी नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि इन हार्ड स्टांसेस के बावजूद दोनों साइड्स टेबल पर मौजूद है इस वक्त, चाहे अब मुज़ाकरात कामयाब हों या नाकाम हों, दोनों जमातें टेबल पर बैठी हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन सिग्नल्स इधर उधर से भी आते हैं, जाहिर है वो उधर इधर के ग्रीन सिग्नल के बगैर इन दोनों ने नहीं बैठना था, और अब जब बैठ गए हैं तो वो ग्रीन सिग्नल मौजूद है। रिहाई हो जाएगी इस साल उनकी, और अमेरिका को आप जहन में रखें। अच्छा सुजैन, आपसे पूछना चाहूंगी, बताइएगा 2025 में आप सुप्रीम कोर्ट को फाल देख रहे हैं? देखिए जी, मैं सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त तक बाइख्तियार नहीं देख रही जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठता 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, क्योंकि अगर फुल कोर्ट बैठ जाते हैं और वो कह देते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो नहीं हो सकती थी, या ये कानून के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी शिक के खिलाफ है, तो फिर तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने जो फैसले दे रहे हैं उनकी तो कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, वो तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर मैंने देखना है सुप्रीम कोर्ट को बाइख्तियार, तो अदलिया को पावरफुल होना पड़ेगा, अदलिया को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और अदलिया को यह बताना पड़ेगा कि वी आर सुप्रीम। अभी क्या मसला आ रहा है कि अदलिया को बिल्कुल मातहत करती है मर्जी के जजेस, जब मर्जी के जजेस होंगे तो मर्जी के फैसले आएंगे। आपने सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया 26वीं आईनी तरमीम से, आपने तीसरे नंबर से एक जज को उठा के आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। तो इसके ऊपर जब तक फुल कोर्ट नहीं बैठेगा, और मुझे नहीं समझ आ रही कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठ रहा, जो साबिक सदूर थे वो पिटीशन कर चुके हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, हर तरफ से उनके ऊपर पिटीशन आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा। ऑलराइट, ठीक है सुजैन, मुबशिर साहब, सुजैन का 2025 में भी दुखी रहे अगर यही वजह दुख है तो। मुबशिर साहब, एक सियासी नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप पॉजिटिव बातें पूछे तो देखें, आज 365 चैनल पे मैं बैठी हुई हूँ। अगर आप आर्टिकल 19 की बात करें तो चैनल पे बैठ के मैं आर्टिकल 19 को यूज करके अपनी एक राय दे रही हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो बेनिफिशरी है 26वीं तरमीम की, ना सुजैन बेनिफिशरी है ना मुबशिर लुकमान, लेकिन वो जस्टिस याया अफरीदी जरूर है, तो ट्रस्ट भी वो फुल कोर्ट नहीं बैठेगा। बिल्कुल है, लेकिन सर बतौर वकील मुझे लगता है कि बेनिफिशियरी तो फिर सबको होना चाहिए। नहीं होंगे ना सारे, यूटोपिया में मत रहे। लेट्स पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा मैं ये अर्ज कर दूं कि देखिए
जो 26वीं आईनी तरमीम का उसको करवाने का तरीक़ाकार था वो ऑब्वियसली इट्स डिबेटेबल इशू कि उसके ऊपर किस तरह से वोटिंग हुई है, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ। बट इशू ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख है वो बड़ी चेकर्ड रही है, और वो कोई ऐसी तारीख नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि पाकिस्तान के अंदर हमने यहाँ अदलिया के अंदर बुत तराशे, स्टार्टिंग फ्राम जो रिसेंट, बहुत हम पीछे नहीं जाते, इफ्तिखार चौधरी साहब को बनाया, और इफ्तिखार चौधरी साहब के नीचे ऑल पावरफुल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क का क्या हाल किया और जजेस ने क्या बैठ के हाल किया वो सबको पता है। सो जो बेसिकली जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो कोई इतना खुद अच्छी पाकिस्तान की अदलिया ने उसे एक्सरसाइज नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मर्जी के जजेस किसने नहीं लगाए? क्या उमर अताब बंदयाल साहब अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगाना चाहते थे? सारे जजेस लगाना चाहते थे। क्या उससे पहले जजेस अपनी मर्जी के नहीं लगाना चाहते थे? क्या चैम्बर से सिलेक्ट लोगों को बुला के जजेस री एलिवेट किया जाता था? क्या उमर अताब बंदयाल साहब ऑफ ऑल द पीपल वो उस वक्त के आर्मी चीफ को सिफारिशें नहीं करवा रहे थे कि आप ज़रा जुडिशल कमीशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहें कि वो हमारे बंदों को सपोर्ट करें, मैंने अपने बंदे जज लगाने। तो ये जज लगाने वाला काम तो बड़ा पुराना है। देखिए बात यह है कि दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक ये कि जितनी बेटर डिवीजन बंदयाल साहब के वक्त में थी उससे ज़्यादा बेटर डिवीजन काजी फैसल साहब के वक्त में हुई। अब जो हालात इस वक्त आ गए हैं, ना फुल कोर्ट बैठा है ना फुल कोर्ट बैठेगा। आज की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन के हिसाब से अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फुल कोर्ट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अब कोई भी आईनी मामला होगा वो आईनी बेंच सुनेगा, और जिस तरह मुबशर साहब ने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं ना, तो एक जो स्पेशल कमेटी बनी थी जिसने चीफ जस्टिस का इंतखाब किया, उसके प्रोडक्ट हैं आज के चीफ जस्टिस। तो हमें मेरे ख्याल में उस चीज़ को ज़रूर कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए कि ये तारीख सिर्फ आज नहीं लिखी जा रही। हमारी अदलिया की तारीख बहुत पुरानी है और ऐसी है। आप अगर सिर्फ 1973 से लेकर आज तक की अदलिया की तारीख देख लें तो निहायती बदनुमा और बदबूदार तारीख है। इन्होंने पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को हमेशा रिजेंट किया है, उसको अपोज किया है। मैं नहीं कहता कि आज जो हो रहा है वो कोई बड़ा परफेक्ट सोल्यूशन है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान की आला अदलिया है उन्होंने खुद को टूल के तौर पर इस्तेमाल करवाया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। तो अब आज भी कोई जो हिस्ट्री बन रही है मैं नहीं समझता कोई बहुत अच्छी है, बट अगर हम आज को बुरा कह रहे हैं वी शुड कीप इन माइंड कि पहले क्या हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक अच्छा, है। मुबश्शिर साहब, मौलाना साहब ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल जो है वो पास करा लिया है, उनका 2025 कैसे देख रहे हैं आप? 2024 के इख्तिताम में तो वो सवाल ही पूछ रहे सर हैं। बहुत मौलाना का किरदार जो है सर मौलाना तो सियासत में बहुत अहम रहा है, और मौलाना एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे जो है वो खुद को बड़ा इस्तेमाल भी उन्होंने कराते हैं। एंगेज करके रखा है सबको अपने साथ। देखिए मौलाना फजल रहमान जो है वो एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है, और मौलाना फजल रहमान ने पिछले साल में इस साल में 2024 में दो कम से कम मौक़े ऐसे किए हैं जिससे वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गए थे कि पहली बारी एक देवबंदी आलिम जो है वो अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस उन सब की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मौलाना ने बहुत इफेक्टिवली अपना हल्का जो है ऑफ इन्फ्लुएंस उसको बढ़ा लिया। लोग काफ़ी हैरान होते हैं जब वो मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी के बीच में मुवाजना करते हैं कि वो एक की ग्रोथ है और एक की सपोजिटली ग्रोथ कम है या नहीं है। तो उसकी एक वजह यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसने हमेशा से मदारिस के ऊपर जोर रखा है, तब ये मदारिस बिल आया। उनके हज़ारों मदारिस हैं, उससे हर साल तलबा जो है फारिग तहसील होकर निकलते हैं, वो उनके वोटर्स में कन्वर्ट होते हैं। जमात इस्लामी की नर्सरी जो थी वो स्टूडेंट यूनियन थी, जमीयत वगैरह थी, और जब से बैन हुआ है तो जमीयत जो है वो उनको ब्रीडिंग ग्राउंड उनके लिए नहीं है। और यह है कि एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क पड़ गया। अब ये जो 2025 है ये थोड़ी सी इसमें पहले 6 महीने लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि ये लड़ाइयाँ हो क्यों रही हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। क्योंकि मसलन आप लोग यंगस्टर्स हैं, शायद आप लोग इस नज़र से ना सोचें, लेकिन हम क्योंकि उम्र में आपसे बहुत ज़्यादा हैं और हमने ज़्यादा देखा है, वो ये कि ये बहुत लोगों की आखिरी असम्बली है। मेरे ख्याल में तो यासिफ जरदारी साहब की आखिरी असम्बली है, नवाज शरीफ साहब की आखिरी असम्बली है, शायद मौलाना फजल रहमान के लिए भी आखिरी असम्बली हो अगर ये 5-5 साल पूरे करते हैं। इमरान खान की भी उम्र कोई कम नहीं है, लेकिन यह है कि उनको आई डोंट सी हिम गोइंग अवे जस्ट लाइक दैट, जिस तरह लोग समझ रहे हैं उनके अपोजिशन वाले।
तो बहुत लोग जो है वो इक़्तिदार में पावर ट्रांसफ़र के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पावर कॉरिडोर्स में हिस्सेदार बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो जो हमारा सियासी इस्तेहकाम जो आजकल हमें गैर मुस्तहकम नज़र आता है, उसकी वजह यह नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हो गए या लोग लालची हो गए। उसकी वजह यह है कि लोग ये समझ रहे हैं कि उनके पास अपना अपना वक्त कम है, अपनी औलाद तक अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वो गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है कि अच्छा इस बारी तुम बैठ जाओ तो अगली बारी हम कर लेंगे, जो हमेशा से नजर आती रही, जो हमेशा आपको नज़र आती रही है। लेकिन 2-3 साल के बाद आपको सडनली अपनी सियासत में बहुत मैच्योरिटी नज़र आएगी। लेकिन इफ़ आई मे बी अलाउड टू कंप्लीट, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर इस मुल्क ने वाकई आगे कोई खातिर खा काम करना है, अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हेडेड बाय जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए वाकई अच्छा करना चाहती है, अगर हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे सियासतदान और हमारे दानिश्वर वो सब दिल से इस मुल्क के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो फौरी तौर पे अपना जो है लोकल बॉडीज़ को फुली फाल कर देंगे और उनको शुरू करा देंगे। उसी से नई लीडरशिप आएगी, उसी से नई नौजवान आगे आए और नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा। अगर आप 2025 में नौजवानों को मौका नहीं हम नौजवान से बात करना चाह रहे हैं। एक मिनट, 2025 में आप ये सोच लें आपने अगर नौजवानों को मौका ना दिया तो आपका फ्यूचर डार्क है। कता नजर इसके कि उसका ताल्लुक किस जमात से है, आपको मौका नौजवान को देना पड़ेगा। ऑलराइट, और नौजवान की आपने बात की तो एक और नौजवान की तरफ हम बढ़ते हैं। कराची स्टूडियोज में ज़ुहैब हसन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब साहब, आप सारे नौजवान हैं तो भाई मुबशर साहब, अब मेरी उम्र की चुड़ैल फौत हो गई है ना। ज़ुहैब भाई, आपको क्या लगता है सियासी मंजरनामे के ऊपर और मुस्तकबिल सियासतदानों का हम पूछ रहे हैं 2025 के अंदर, तो आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि एक बहुत ग्रूम्ड सियासतदान अब हो गए हैं, वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जब वो आए तो उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किए कुछ, और उसके बाद आपको क्या लगता है उनका फ्यूचर आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं आप उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर? देखिए, आपने नौजवानों की बात की, पहले तो मौलाना फजल रहमान के ऊपर मैं ये कहूँगा कि मुझ जैसा नाअहल जर्नलिस्ट, बिल्कुल नालायक जर्नलिस्ट भी ये हतमी तौर पे आपको बता सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कि मौलाना साहब का साल 2023 भी अच्छा था, 24 भी अच्छा था, 25 भी अच्छा होगा, 26-27 सब उनका मौलाना साहब का अच्छा होगा, उनकी हिकमत अमली ऐसी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि एक मैं तो नौजवान, ज़ाहिर आपने कहा कि उनकी नुमाइंदगी मुझे करनी है, तो मुझे थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा था और वो एक बाखुदा वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छे तरीके से अपने पैरों पर ज़ाहिर खड़ा होगा और मुस्तहकम होगा, हम ये देखेंगे। एक मसाइलिस्तान है, इमेजिनरी एक मुल्क है, उसके बारे में कुछ मैंने लिखा जो हालत वाक़यात मैंने सोचे में है। उसको बता दें एक वाइट डाला आ रहा है, आपकी इजाज़त है सुना दूं? सुना दूं भाई, डाला बाकी खैर है। अगर कुछ ऐसी बात नहीं है तो सुना दें। अगर उसमें भाव पहले आप बताएं ऐसी बात क्या होती है? अब वो लोग थे। ये देखिए, मुबश्शिर साहब ने नौजवानों की बात की कि उनको बाइख्तियार बनाना है, उनको बोलने देना है, लेकिन बस कहना ही है, ये बोलने नहीं देना उनको। लोग मुश्तइल थे। नौजवान ही रोक रहा है आपको, मैं नहीं रोक रहा, सामने नौजवान ही बैठा हुआ जो रोक रहा है। हाँ। मैंने कहा अगर वो घर में औरत ही औरत को मारती है, अगर सास बहू पे जुल्म करती है, बात नहीं है तो सुना दें। सुसर नहीं करता बेचारा, ये बैठा हुआ यहाँ पे। जिस बात के आगाज में आपको कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के लिए नहीं है तो अच्छा खैर, हाँ, मसाइलिस्तान के लिए लोग मुश्तइल थे, जुल्म भी बढ़ रहा था, यकायक एक चिंगारी भड़कते शोलों में तब्दील हो गई, तब तमाम सब्जा बेल बूटे लाला गुल जला गई सब। यूं ख्वाब गफलत से हम जो जागे तो हमने सोचा कि गांव सारा का सारा जल चुका था, तमाम मंजर बदल चुका था। तो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने बनाया कि मुल्क ऐसा था, हमें पाकिस्तान को यहां सोचना पड़ेगा कि कबल इसके कि हमारे लिए अल्लाह ना करे सूरत हाल ऐसी बने, हम फेडरेशन की जोड़ने की एक दूसरे को बात करें और इस डिबेट को खोलें। वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात थी ना, ट्रांसग्रेस करना इदारों का एक दूसरे, वो बंद होना चाहिए और जमहूरियत की बालादस्ती पर एक बहस, ग्रैंड डिबेट होनी चाहिए कि जमहूरियत की बालादस्ती होगी कैसे, रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा, ह्यूमन राइट्स कैसे सेफगार्ड किए जाएंगे, जो लोगों को हमारा आइन सेफगार्ड करता है, बुनियादी हुकूक, वो बुनियादी हुकूक कैसे मिलेंगे। क्योंकि बाखुदा मैं आपको बताऊं कि मेरी नौजवानों से बात होती है, वो डिस्कनेक्ट है। तो जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की है ना, उसमें एक उम्मीद नजर आती है लोगों को, नौजवान कनेक्ट करते हैं उनसे। सिस्टम खराब है,
इस सिस्टम में परफॉर्म करना, इस सिस्टम में प्रोडक्टिविटी दिखाना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। और आगे चलकर यही लीडरशिप अगर बनेगी ना, वो बहुत अच्छी बात की लोकल बॉडीज की, और वो जो अपनी जिस्ट के मुताबिक, अपनी रूह के मुताबिक जमहूरियत को एस्टेब्लिश करने की, अगर हम ये करेंगे, लोकल बॉडीज और ग्रास रूट लेवल पे लोगों को हुकूक की रसाई होगी, तो फिर लोग भी इस सिस्टम पर यकीन करना शुरू कर देंगे। और वो जो नाउम्मीदी है ना, क्योंकि देखिए नाउम्मीदी जहर कातिल है। जिन भी ममालिक ने तरक्की की है वो एक प्राउड नेशन के तौर पर उभरे हैं, जो भी मसाइल थे उससे जबरदस्ता होते हुए आगे बढ़े हैं। हमारे मुल्क में नौजवान की बात सुनना बहुत जरूरी है, न सिर्फ कहना बल्कि उसकी बात सुनना, उसको प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है। आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, लेकिन मैंने भी एक शेर सुनाना, आप देखें कि नौजवान, मैंने भी शेर सुना, मुबश्शिर साहब शेर सुनाना चाह रहे हैं, और इस शेर का एक बैकग्राउंड, सुनाइए। इस शेर का एक बैकग्राउंड है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे गौर से सुन लें, क्योंकि 2025 के लिए बड़ा अहम है। लैला जो थी ना, एक अमीर बाप की बेटी थी। तो लैला और मजनू जब बिछड़ गए तो लैला रोज मगरिब के टाइम पे एक लंगर देती थी, इस उम्मीद से कि कहीं को भूखे मजनू को भी खाना देगा, भूखा नहीं होगा तो मिलने की उम्मीद है। तो उसमें शायर ने कहा कि सुनते हैं लैला का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। एक रोज मजनू भी हाथ में कासा लिए, जा पुकारा लिल्लाह मुझे भी कुछ दे। आई लैला सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया, बोली तेरा सदका तुझी को भीख दूं, जी में आता है कासा तोड़ दूं। ये कह के जमीन पे दे मारा एक बार, हुआ मजनू रक्स में बेख्तियार। सब गदा बोले है मजनू जाना, रक्स का है इस जगह पे क्या मकाम। बोला मजनू तुम में से कोई आशिक नहीं, आशिकी की रम से वाकिफ नहीं। तो ज़ैब साहब, आप और जितनी यूथ सुन रही है ना, आप अपने आप से और अपने मुल्क से इश्क करना सीखें, और इश्क करें, और ब्लाइंड इश्क करें। और मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, आपका और इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और शिफा यूसुफ जई की तरफ चलते हैं, कराची स्टूडियोज, नहीं इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद में। शिफा हर जगह है हमारे लिए, शिफा हर जगह बिल्कुल। शिफा, ये कहिएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस दफ़ा वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठी, आने वाले सालों में आप ख़ासतौर पे, खैर 2025 में तो नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले सालों में क्या वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं? एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, शिफा को मुबारकबाद, 2024 में उन्होंने वकालत की डिग्री भी हासिल कर ली। मुबारक हो आप। 2024 में बिल्कुल डिग्री अभी पहुंची नहीं। शिफा ये ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं शिफा को, मेरी बीवी बगैर डिग्री के मेरे लिए वकील है, आपको जज भी है, क्योंकि उनकी लीग में शामिल हो रही हैं आप। क्यों मुनीब, आपके भी यही हाल है? बिल्कुल, मैंने मेरी बीवी तो बगैर डिग्री के जज है। बिल्कुल, हाँ जाहिर बात है, वहाँ एक आप तो खाली सुन मुबश्शिर सकते साहब हैं। से जी मुबश्शिर साहब, आपसे एक सवाल है मेरा, और मुनीब साहब से भी है कि 2025 की जब हम बात कर रहे हैं, तो 2025 में पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के आपस के ताल्लुकात कैसे आप देख रहे हैं? ट्रबल इन पैराडाइज देख रहे हैं या नहीं, सब ऑल इज वेल? पहले आप बताएं सर। अच्छा, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इस कंपनी के। आई जस्ट रियलाइज्ड एक्चुअली, आपकी बड़ी सजेस्टिव पहले आपसे। देखिए बात यह है कि ये जो इस वक्त निज़ाम मौजूद है, वैसे तो ये जमातें एक दूसरे के फितरी तौर पर तो एक दूसरे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन क्योंकि ये इत्तेहाद एक अदद अस्करी टेप से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये जिस तरह से मौजूद है, ये इत्तेहाद जिस तरह से स्टिचअप किया गया है, ये उस तरह से मौजूद रहेगा, इसमें गुंजाइश नहीं है। जैसे इमरान खान साहब के दौर में बनाया गया इत्तेहाद, तो वो भी स्टिचअप किया गया था और किसी को ज़रूरत नहीं थी कि कोई इधर उधर हो जाए। तो जब तक तो ये मौजूद है सारा निज़ाम, उस वक्त तक तो ये लामहला एक दूसरे को से नफरत करते हुए, एक दूसरे की बातों को नापसंद करते हुए भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन जब अगर हालात तब्दील हो जाते हैं, जिसके आसार वैसे फ़िलहाल तो नज़र नहीं आते कोई, और यही है कि निज़ाम यही चलेगा, लेकिन अगर हालात तब्दील हो जाते हैं तो ये जहन में रखें कि जो हाइब्रिड रिजीम्स होते हैं, उनमें जो लीडिंग जमातें होती हैं, या जो चले इस वक्त जमात लीड कर रही है, मैं हमेशा कहता हूँ उनको नैरेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती, उनको ज़रूरत ताकत की होती है। जब तक उनको ताकत मिलती रहती है निज़ाम की, वो हुकूमतें चलाते रहते हैं और हुकूमतें चलती रहती हैं। द मोमेंट यू प्लग आउट द पावर सोर्स, तो उसके बाद आपके जो पावर सेंटर है, जब आपका उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो देन इट्स लाइक एक वो क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स बन जाता है और वो इमारत नीचे गिर जाती है। तो ये जो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं उसे इसलिए बेहतर समझता हूँ क्योंकि वो समझते हैं कि हमने जो कुछ भी हमारे पास सिंध में हुकूमत है, ठीक है, हमने 2 गवर्नरशिप्स ले ली हैं,
हमारे सदर मुमलिकत हैं, लेकिन देखिए हम दरवाजे पे खड़े हुए इत्तेहादी हैं, हमने कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं ली हुई, हमने कोई ज़्यादा हम बेनिफिशरी नहीं है इस निज़ाम के, चले हम साथ दे रहे हैं। लेकिन PMLN तो बिल्कुल इस पूरे निज़ाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। बट हैविंग सेड दैट, ये निज़ाम जिन दो लोगों की वजह से चल रहा है, मतलब वजह से कि जो इसके सिग्नेटरी हैं उनमें एक मियाँ नवाज शरीफ साहब है और दूसरे आसिफ जरदारी साहब। शिफा, मैं आपको इसमें एक बात बताऊं कि सबसे पहले ये समझ लें कि कोई अस्करी टेप नहीं है जिसने इन लोगों को जोड़ा हुआ है, वो बहाना है। और उसकी वजह यह है कि PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों को पता है कि अगर आज इमरान खान को निकाल दिया और वो आज़ाद हो गया और वो पॉलिटिक्स कर सका, तो इन लोगों को भागने का मौका नहीं मिलेगा, इनको कहीं छुपने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, एंड वी कांट बी ऑब्लिवियस टू दैट, और उस पर झूठ नहीं बोला जा सकता। तो इनकी बहुत मजबूरी है एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना, लेकिन उस मजबूरी के अंदर ये एक दूसरे को तलवारें मारते रहेंगे, ज़ख्म देते रहेंगे, ताकि अगले इलेक्शन तक जब जाएं तो ये ऑन रिकॉर्ड कह सकेंगे कि हमने तो इस बात पे भी मुखालफत की और हमने इस बात पे भी मुखालफत की। लेकिन ये एक दूसरे को फ़िलहाल अगले साल अनस्टेबल नहीं होने देंगे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो सबसे नौजवान है, कम उम्र हैं, और अगर उनके पास एक ऐसी वैल्यू है और वो है एज उनकी, उनको पता है कि वो वेट कर सकते हैं, तो वो कभी हेस्टी काम नहीं करेंगे कि जिससे एप्पल कार्ट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। ठीक है मुबश्शिर साहब, और अभी हमें यहाँ पर जो है वो मनाहिल एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, इश्तिहार भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, छोटी सी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से। एंटरटेनमेंट और फैशन की दुनिया में 2024 कैसा रहा, क्या क्या काम हुए, और आने वाले जो साल है 2025 किस तरह से उसके हवाले से फैशन क्या इंडस्ट्री जाएगी। आयशा ये सब उमर जानेंगे। ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, एक बहुत शानदार प्रोग्राम होस्ट करती हैं 365 चैनल पे। और आयशा, आप पहले तो ये बताइए कि होस्टिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और 2024 में ही आपका प्रोग्राम भी शुरू हुआ, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक, और किस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हैं 2025 में कैसा जाएगा? फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत से लोगों के आपने इंटरव्यूज किए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। एक्चुअली होस्टिंग मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। मैंने बहुत रियलिटी शोज होस्ट किए हैं, बैटल ऑफ द बैंड्स, पाकिस्तान आइडल्स, यू नो, एंड देन आई वाज अ वीजे आल्सो ऑन MTV पाकिस्तान फॉर मेनी इयर्स। तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस नहीं था, पर इट वाज डिफरेंट, क्योंकि एक न्यूज चैनल पे और इस तरह एक सीरियस टॉक शो होस्ट करना उसका पहला एक्सपीरियंस था। एंड आई लव्ड इट। आई थिंक मैंने अपने लिए ये शो मैनिफेस्ट किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ऐसा एक टॉक शो करूं जिसमें मैं इंस्पायरिंग लोगों से बात करूं, उनके जर्नीज के बारे में सुनूं और शेयर करूं और उनसे कुछ सीखूं। सो एवरी शो इज ब्यूटिफुल, इट्स डिफरेंट, you know, different walks of life से होते हैं लोग, sex and politicians and athletes and beauticians and designers. So हर इंसान से कुछ मुझे मिल रहा है, और पॉलिटिक्स एक बड़े सालों में नहीं मिला। So it's been lovely, it's been wonderful. ठीक है, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा हमें डिस्टॉर्शन आ रही है, और इंटरनेट की हम बात कर रहे थे, उसको वही पूछ लेते हैं सुजैन से। ट्रांसमिशन में भी सामने आ गया। वो मसला हमें आ गया है। साल 2024 में सबसे बड़ा मसला इंटरनेट का रहा सुजैन, और मुबश्शिर साहब की तरफ पढ़ते हैं हम। और मुबश्शिर साहब, आप बताइएगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं हमारे पास, और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं 2025 में? मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री? क्योंकि एंटरटेनमेंट के ऊपर भी आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है। देखिए, पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोगों जिनका ताल्लुक है ना, वो जेन्युइन मुजाहिद लोग हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जितने नामसाइद हालात हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए, जितनी हम उनके लिए मुश्किलें पैदा करके रखते हैं, जितने हम उनके ऊपर बर्डन डाल देते हैं, सोशल बर्डन डाल देते हैं, और उसमें भी वो बेचारे जाके परफॉर्म करते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं और हमें एंटरटेन रखते हैं, तो दे आर ऑल, आई मीन, हाईली रिस्पेक्टेबल पीपल, ऑल ऑफ देम। और मैं आपको बताऊं कि 2024 में मुझे ये एहसास हुआ कि पहली बारी अपनी
जर्नी इन करंट अफेयर्स कि एंटरटेनमेंट के स्टार्स जो हैं दे स्टार्टेड बिकमिंग मच बिगर देन करंट अफेयर स्टार्स। Yes. और वो जो मर्जी हो, आप जिस मर्जी का नाम ले लें, इन्होंने अपना लोहा मनवाया है एंटरटेनमेंट वालों ने, और किसी ने इनको हाथ में रख के नहीं इनकी अपॉर्चुनिटीज़ दी, इन्होंने क्रिएट की अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी मार्केट्स और अपनी, तो हैट्स ऑफ टू देम। फैशन इंडस्ट्री जो है, हमारी फैशन इंडस्ट्री अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई है। और पहले तो होता था कि सिर्फ डिज़ाइनर होते थे, जो ड्रेस डिज़ाइनर होते थे या ब्राइडल कोटियो वगैरह होते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री जो है वो एक्सेसरीज़ में, शूज़ में, बैग्स में, इन चीज़ों में भी आगे डेवलप हो रही है। सो राइट नाउ जो मुझे फिगर्स पता है कि पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री अलोन जो है, इट इज़ वर्थ अबाउट 30 बिलियन। आई मीन इट्स नॉट अ जोक। और ये एक्सपैंड कर रही है, वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच आर एक्सपेंडिंग। अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं, सरकारी तौर पे इसको सपोर्ट करते हैं, तो जो पाकिस्तान तड़प रहा है जिस इंटरनेशनल डॉलर के लिए और पाउंड के लिए, वो आपकी फैशन इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरा कर सकती है। आप देखें, मुझे एक दफ़ा यश चोपड़ा ने कहा था बिफोर, आई मीन ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उनको सजाद गुल साहब ने कहा, हम साथ थे, उनका यश जी शाहरुख खान कितना लकी है कि उसको यश चोपड़ा मिला। तो यश चोपड़ा सेड नहीं, वो पंजाबी बोलते थे, असी लकी है गया, साडा काम है पहले स्टार बनाओ और फिर सारी उम्र स्टार तू कमाओ। तो पाकिस्तान में अब वो जो जेलसी फैक्टर है कि हम स्टार्स के साथ जो जेलसी होती है हमारी, हमें वो ख़त्म करनी पड़ेगी। ये एसेट है और दे आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान एंड दे कैन एक्चुअली ब्रिंग दैट चेरिश्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी भी वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिन हालात में ये, आप सिंगर्स को ले लें यार, हर तरफ धमाके हो रहे हैं और वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं। आप सिंगर्स को ले लें, उनके लिए कॉपीराइट वायलेशन हो रही है, उनको उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोग उनके धुनें चोरी कर रहे हैं, गाने वो फिर भी लगे हुए हैं। इसी तरह आर्टिस्ट हैं, इसी तरह राइटर्स हैं। तो हमें सबको क्रेडिट देना पड़ेगा और एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओके बशीर साहब, जहाँ पर हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की, एक्टर्स की बात की, सिंगर्स की बात की, तो क्रिकेट एक बहुत बड़ा एहसास है, और बल्कि सारे स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, सब, लेकिन क्रिकेट पर गहरी नजर होती है सबकी। और चैंपियंस ट्रॉफी, क्रिकेटर्स भी सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है 2025 में और पाकिस्तान में इसका इनकाद हो रहा है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ उन्होंने शामिल हुए हैं और हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं सर, कैसे मजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा। और मुबशिर लुकमान साहब चूंकि आज बैठे हुए हैं, तो पिछले दिनों जब मैंने इनकी 2-3 क्रिकेट में खबरें देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्रिकेट में हमारी दुकान भी बंद होने वाली है। शुक्र है जल्दी से दूसरी तरफ फिर चल पड़े। माजिद साहब, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है। बहुत से इबामात थे, लग रहा था कि होगी नहीं होगी, शेड्यूल बड़ी देर से जारी हुआ। बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग मौक़िफ़ पेश किया है मोहसिन नकवी साहब ने, और फिर जो है वो भारत आ तो नहीं रहा, लेकिन 3 साल के लिए हमने जो है वो एक मॉडल डिसाइड कर लिया है कि ना पाकिस्तान उधर जाएगा ना भारत उधर जाएगा। कैसा देख रहे हैं 2025 पाकिस्तानी क्रिकेट में इसको, खासतौर पे चैंपियंस ट्रॉफी को जिसे पाकिस्तान होस्ट करेगा? देखिए 2024 के आखिर में जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अनसर्टेनिटी रही, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि बिलाखिर हमने वो हिम्मत कर ली जो हमारी माजी की हुकूमतें और माजी के बोर्ड्स कर नहीं रहे थे, कि भारत को बिलाखिर हमने ये पैगाम दिया कि भाई आप हमारे मुल्क में आएंगे तो हम आपके मुल्क में आकर खेलेंगे। मुझे इत्तेफाक से पिछले 2011 से लेके 2024 तक पाकिस्तान की जितनी टीमें भारत गई, मुझे भी भारत जाने का एजाज मिला। लेकिन मेरे ख्याल में भारत में अगर आप वैसे चले जाएं, आम आदमी से बात करें, तो वहाँ एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स इतने नहीं है जितने बीजेपी की गवर्नमेंट हमें दिखाती है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रवैया हमें बताता है। तो मेरे ख्याल में वंस फॉर ऑल ये होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा हुआ है, और मेरी अब देखिए ख्वाहिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल फाइनल में भारत की टीम ना हो, फाइनल लाहौर में हो और पाकिस्तान वो जीते, क्योंकि ये पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की इस 25 करोड़ अवाम की जीत है
क्योंकि 1996 से लेके अब 2025 में हम पहला आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट तो जाता है कि जो भी हालात थे, भारत नहीं भी आ रहा, लेकिन एटलीस्ट 10 से 11 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। फिर हमारे ग्राउंड्स की रेनोवेशन हो गई, तकरीबन को 14-15 अरब रुपए कराची, लाहौर और पिंडी के ग्राउंड्स पर लग रहे हैं। तो ये ग्राउंड उसी वक्त भरेंगे जब पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करे, पाकिस्तान अच्छा खेलेगी। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली तो इतने पैसे लगाकर फिर हमारे ग्राउंड्स में तमाशाइयों को लाना, ये क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है माजिद साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो मॉडल डिसाइड किया गया है और पाकिस्तान की जानिब से और इंडिया की जानिब से, पहले भी हमने देखा है कि भारत जो है उसको नहीं मानता, जो बात करते हैं उस पर जो है वो कायम नहीं रहता। इससे पहले भी सीरीज हमने देखी, फिर एशिया कप था उस पर भी ढिठाई के साथ। अब जय शाह जो जैसे कि आईसीसी के चेयरमैन है, तो क्या इस पर स्टिक रहेंगे? देखिए, अब तो सारा रिटन एग्रीमेंट है और जय शाह, आपको पता है कि अमित शाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं भारत के, उनके बेटे हैं। जाहिर है उनमें भी वो बीजेपी की जो एंटी पाकिस्तानी बोक्स है वो तो भरा हुआ है, लेकिन जाहिर है रिटन एग्रीमेंट को अगर कहीं भारत ने, आईसीसी ने वायलेट करने की कोशिश की तो फिर तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन खुला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने इसीलिए रिटन एग्रीमेंट की तरफ गया कि माजी में जब नजम सेठी साहब भी थे, उससे पहले भी जबानी तो कई यकीन दहानियां भारत ने करवाई कि हमारी टीम अगली बार पाकिस्तान आएगी, लेकिन वो लोग आए नहीं। तो मुझे लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हुआ है। चले भारत नहीं आ रहा, लेकिन हमने एटलीस्ट दुनिया को तो पैगाम दे दिया कि भारत आए या ना आए, वो तो पाकिस्तान दुश्मनी में नहीं आ रहा। लेकिन हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन, जो भी हमारे हालात हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, न्यूजीलैंड भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका भी आ रहा है, वेस्ट इंडीज भी आ रहा है। तो भारत ने ना आके खेल को नुकसान पहुंचाया है। मेरे ख्याल में खेल अलग होने दे, सियासत को अलग होने दे, लेकिन भारत ने जिस तरह खेल को, सियासत को एक साथ मिला दिया है, ये मेरे ख्याल में क्रिकेट के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं है। यकीन करें, मैं जब लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में भारत में था, तो हमारे जो इंडियन सहाफी दोस्त थे वो इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि यार हम दोबारा पाकिस्तान जाएंगे, हम अनारकली में शॉपिंग करेंगे, हम लिबर्टी पे शॉपिंग करेंगे, हम लाहौर के खानों को एंजॉय करेंगे। लेकिन वो हमारी मेजबानी, जिसपे 2004 में जब भारत की टीम लाहौर, कराची, फैसलाबाद होकर गई, तो उसके बाद कई भारतीय सहाफियों ने किताबें लिखी कि जब हम पाकिस्तान की दुकानों में गए और हमने शॉपिंग की तो हमारे से लोगों ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारी वो मेजबानी, उससे भारतीय महरूम हो गए। लेकिन जाहिर है वहां भी लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझ रहे कि भारत जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा। जाहिर है कि पाकिस्तान की मेजबानी से भारत ही महरूम होगा, क्योंकि बाकी टीम्स तो आ रही हैं और हम उसी तरह पर उम्मीद है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अभी हमने आयशा उमर के साथ एक बार फिर फैशन की तरफ चलते हैं। आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है। आयशा, मीडिया इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री का 2025 आप कैसा देख रही हैं? क्या उम्मीदें हैं आपको फैशन इंडस्ट्री से? देखिए, आई एम नो एक्सपर्ट इन प्रेडिक्टिंग एनीथिंग इन द फैशन इंडस्ट्री, बट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। मुझे तो बहुत उम्मीद बहुत अच्छी है। आई थिंक अ लॉट ऑफ आई थिंक द इकोनॉमी, जो बहुत अच्छी बात की मुबश्शिर लुकमान ने, दैट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरह बहुत ज्यादा आपको आपकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, आई थिंक द फैशन इंडस्ट्री कैन आल्सो बी अ बिग फैक्टर इन दैट, क्योंकि पूरी दुनिया से हमारे डिजाइनर्स को ऑर्डर्स आते हैं एंड लोग अपनी कलेक्शंस बाहर लेके जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी राइजिंग इंडस्ट्री, एंड आई थिंक 2025 में बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स बहुत ज्यादा बूस्ट आएगा इन द फैशन इंडस्ट्री। वो अभी भी आ ही रहा है, बट आई थिंक मोर एंड मोर राइज इज गोइंग टू बी सीन। दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है, आयशा उमर हमारे साथ मौजूद थी। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथ गुफ्तगू की। 2024 गुजर गया, 2025 आ रहा है और बल्कि आप साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद हम बात भी करना चाहेंगे। सुजैन की जानिब हम पढ़ते हैं और सुजैन, ये बताइएगा कि क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी 2025 से, सियासत के हवाले से और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से? खास तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे थोड़ी सी नजर डालिएगा। है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जी, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से अगर हम बात करें पाकिस्तान के, चाहे वो भारत के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो,
तो उस हवाले से इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने हमेशा सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन ही रखा है और पाकिस्तान ने हमेशा अपना दिल बड़ा किया है, चाहे फिर वो इंडिया के साथ क्रिकेट का मामला हो या कोई भी दूसरा मुल्क हो। तो पाकिस्तान ने हमेशा आला ज़रफ़ी का जो एक रवैया था या एक सिचुएशन थी, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रखी। अगर मैं 2025 की बात करूं तो अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप जो सोचते हैं वो होता है। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमारा 2025 बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो प्रॉब्लम्स हमने 2024 में फेस किए हैं वो नहीं होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। और फैशन इंडस्ट्री या हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं, बिकॉज देखिए हमारा जितना भी फ्री टाइम होता है वो हम टीवी देखते हैं या जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं वो एंकर पर्सन्स को या जो टॉक शोज होते हैं उनको देखते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साल हो सकता है। जो भी पाकिस्तान को इस वक्त मसाइल दरकार हैं, मेरी पूरी उम्मीद है और मेरी दुआ है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त दुआ करें, क्योंकि बहुत से मसाइल का शिकार हम हैं। हमारी इकोनॉमी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अगर देखा जाए तो ये साल बड़ा मुश्किल था, मतलब बार बार बहुत से इश्यूज आए, लेकिन इकोनॉमी हमारी सही रही। उसका क्रेडिट आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका रिलेशनशिप है या कुछ भी एफिलिएशन है। लेकिन एक चीज है कि डॉलर की कीमत स्टेबल रही, हमारी इकोनॉमी स्टेबिलिटी रही। ठीक है, पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत होता है, उतार चढ़ाव हो जाता है, ये चीजें नॉर्मल हैं, ये हर मुल्क में होती हैं, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होती। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये साल जहाँ पे बहुत टेंशन और सब चीजों का था, वहां कहीं ना कहीं इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी गई है। तो इसका क्रेडिट तो हमें जिनका बनता है उनको ये क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, ये और बेहतर हो सकता था अगर ये सारी सिचुएशन ना होती, तो शायद मजीद कुछ हमारे लिए पॉसिबिलिटी या हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी। ये सारी उम्मीदें हम 2025 से लगा सकते हैं। बिल्कुल। और अब कराची चलते हैं एक दफा फिर ज़ुहैब के पास। यहाँ पर मैं मुबश्शिर साहिब से एक सवाल करना चाहूंगी, अगर वो बैठे हैं। मुबश्शिर साहिब आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये हालात तब्दील होते हैं और सुज़ैन मौजूद नहीं है, हमें ज़ुहैब की जानिब बढ़ना है कराची स्टूडियोज में। और ज़ुहैब हसन, ज़ुहैब भाई, अब आप मॉर्निंग शो होस्ट हैं और 2024 में भी आपने मॉर्निंग शो होस्ट किया और 2025 में भी आप शो होस्ट करने जा रहे हैं। क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप 2025 से, जो आने वाला साल है अपने लिए और पाकिस्तान के लिए और ओवरऑल अगर हम बात करें? देखिए, जो गुजर गया वो गुजर गया, और हम ये जो अपनी ये जो खामियां हैं, कोताहियां हैं, इनकी जब हम निशानदेही करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कुछ बुरा हो रहा है। हम उससे लर्न करके आगे बढ़ने की बात कर रहे होते हैं। और हमारे जो चैनल को लॉन्च करने का, हम उस ट्रांसमिशन का भी हिस्सा थे, तो हमारे चैनल को लॉन्च करने का मकसद भी यही था कि हम पॉजिटिविटी की बात करें और तनकीद बराए इस्लाह करें, ताकि बेहतरी हमेशा आए। तो यही हम मोटो लेकर चल रहे हैं अपने चैनल के। और दूसरी तरफ मुल्क का जो पॉजिटिव इमेज है, एक ऐसा इमेज दुनिया को दिखाएं जो लोगों तक अभी पहुंचा नहीं है सही तरह, जो एक्चुअल इमेज है पाकिस्तान का, जहां पर सारी कौमें बसती हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देती हैं, एक गुलदस्ते की तरह है ये पाकिस्तान, जिसमें तमाम ही मुख्तलिफ किस्म के अक़साम के फूल हैं और उनकी खुशबू अपनी अपनी अलग है। तो यही हमारा मकसद था इस चैनल को लॉन्च करने का, और इसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने शो की मैं बात करूं तो अपने शो पर मेरा जो रेजोल्यूशन है न्यू ईयर का, वो ये है कि विमेन एम्पावरमेंट की हमने बात। क्या वक्त नहीं है आपके पास? बहुत हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। आयशा से बस मैं एक लाइन में, विमेन एम्पावरमेंट की हमें ज्यादा बात करनी चाहिए, अनसंग हीरोज की हमें बात करनी चाहिए। टैलेंट बहुत है, पेट्रोनाइज करने की उसको जरूरत है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना बहुत जरूरी है अगर मुआशरे को तरक्की करनी है, तो इस पर जरूर फोकस करना है। शानदार मैसेज ज़ुहैब की जानिब से हमारे पास आया है। आयशा उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आयशा, बताइएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह से देख रही हैं आप? फ्यूचर से कितनी पुरुमीद है? तमाम शोबों क्या है आपको? सॉरी, आप दोनों की आवाज ओवरलैप कर रही थी। फ्यूचर से आप कितनी पुरुमीद है पाकिस्तान के और तमाम शोबों में? अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या उम्मीदें लगा के बैठी हैं आप 2025 से? एक लाइट बंद हो गई, बट इट्स ओके। बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ एक्चुअली। मैं एक्चुअली अंदर से एक होपफुल इंसान हूँ, तो चाहे जितना भी सिचुएशन ब्लीक लगती है, आई फील दैट होप इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान अभी एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है कि जब आप दे से इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर डॉन, एक प्रॉवर्ब है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं कि हमें एक्चुअली समझ आ गई है व्हाट्स रॉन्ग,
हमें समझ आ रही है हमें किन चीजों पे काम करना है, हमें समझ आ रही है किन एरियाज पे हमें काम करना है। एंड आई थिंक पीपल आर रेडी, बिकॉज पाकिस्तान के अलावा हमारा घर कोई नहीं है, राइट? कितने लोग ये मुल्क छोड़ के जाएंगे? हर बंदा तो नहीं छोड़ के जा सकता, यहीं रहना है, इसी जगह को शेयर करना है, इसी जगह में हमने थ्राइव करना है। एंड आहिस्ता आहिस्ता और जेन जी को भी ये बात समझ आ रही है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ इसी मुल्क में रहना है, और उम्मीदें तो जाहिर सबकी ही हैं। यही हमारा मुल्क है, यहीं पर हमने रहना है, और हमारे भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, उम्र की भी यकीनन होंगी आने वाले टाइम के से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सब फुलफिल हो। मेहमान हमारे साथ थे, मुनीफ फारूक साहब थे, मुबशर लकमान साहब थे, शेबा यूसुफजई साहिबा थी, और सुजैन थी, तलहा जतोई थे, ज़ुहैब हसन थे, और माजिद भट्टी साहब हमारे साथ थे, आयशा उमर हमारे साथ थी। इन सब का बहुत शुक्रिया कि आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में ये सब हमारे साथ थे। हम उम्मीद करते हैं कि 2025 उम्मीदें लेकर आए और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीतें, सियासी तौर पर स्टेबिलिटी हमारे पास आए, मईशत हमारी बेहतर हो, तमाम चीजें, दहशतगर्दी यहाँ से खत्म हो। इस उम्मीद के साथ आज की ट्रांसमिशन का हम इख्तिताम करते हैं। अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे, मुझे और मनाइल को इजाजत दें। हैप्पी न्यू ईयर।